सूरज एक सीधा साधा सिद्धांतों पर चलने वाला युवक जिसने अपनी पारिवारिक परिस्थितियों और एक मन्नत के कारण ब्रह्मचर्य का पालन करने का संकल्प लिया है। वो ईशा से बेहद प्यार करता है, लेकिन अपनी मर्यादाओं में बंधा है। ईशा, सूरज की पत्नी, आधुनिक, स्वाभिमानी और सूरज के इस ब्रह्मचारी रूप को स्वीकार करने की कोशिश में जुटी एक समर्पित पत्नी। उसका गुस्सा जितना तेज है, उसका प्यार उतना ही गहरा है। माया, सूरज के अतीत से जुड़ी एक रहस्यमयी लड़की जो अचानक उनकी जिंदगी में तूफान बनकर लौट आई है। भाग 1, सुबह की धूप और अनजाना साया। मई की तपती धूप ने सुबह से ही शहर को अपने आगोश में ले लिया था। 23 मई 2026 की ये सुबह ईशा के लिए आम दिनों जैसी नहीं थी। सुबह से ही उसकी बाईं आंख फड़क रही थी। रसोई में चाय बनाते हुए उसने खिड़की से बाहर देखा, जहां सूरज तुलसी के पौधे के सामने ध्यान लगाए बैठा था। सफेद कुर्ते पायजामे में सूरज का चेहरा हमेशा की तरह शांत और दिव्य दिख रहा था। ईशा ने चाय का कप टेबल पर रखा और मुस्कुराते हुए उसके पास गई। सूरज, चाय ठंडी हो रही है, और कब तक इस ध्यान में डूबे रहोगे? कभी अपनी इस पत्नी के ध्यान में भी खो जाया करो। सूरज ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी उलझन थी, जिसे उसने तुरंत छुपाने की कोशिश की। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ईशा, तुम जानती हो कि मेरे नियम और मेरी मन्नत ही इस परिवार की सुख शांति का आधार है। ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक नहीं, मानसिक भी होता है। ईशा ने थोड़ा सा मुंह बनाते हुए कहा, जानती हूँ भाई, पति ब्रह्मचारी है मेरे, लेकिन कभी कभी मुझे डर लगता है सूरज, तुम्हारी ये सादगी, ये सीधापन। दुनिया बहुत खराब है, कहीं कोई तुम्हारी इस शराफत का फायदा न उठा ले। सूरज ने चाय का घूंट लिया और घड़ी देखी। सुबह के 10 बज रहे थे। अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया। स्क्रीन चमक उठी। सूरज ने मैसेज पढ़ते ही चाय का कप रख दिया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। क्या हुआ सूरज? किसका मैसेज है? ईशा ने उत्सुकता से पूछा। कुछ नहीं, वो ऑफिस के काम से एक क्लाइंट से मिलने जाना है, रॉयल प्लाजा होटल के कैफे में। थोड़ा जरूरी है, मैं निकलता हूँ, सूरज ने हड़बड़ाहट में कहा और अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। ईशा को सूरज का ये बर्ताव अजीब लगा। वो कभी इतनी जल्दी में और इस तरह घबराया हुआ नहीं रहता था। उसके दिल में एक अनजाना सा डर बैठ गया। भाग 2, शक का बीज। सूरज के जाने के करीब आधे घंटे बाद ईशा के फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर उसकी सहेली रिया का नाम था। हेलो ईशा, तू कहाँ है यार? रिया की आवाज में घबराहट और उत्तेजना दोनों थी। मैं तो घर पर हूँ रिया, क्यों, क्या हुआ? ईशा, मैंने अभी अभी सूरज जी को देखा, वो मॉल रोड वाले रॉयल प्लाजा के कैफे में हैं। हाँ, वो तो मुझे बताकर गए हैं कि किसी क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं, ईशा ने सहजता से कहा। क्लाइंट? ईशा, होश में आ, वो किसी पुरुष क्लाइंट के साथ नहीं है। उनके साथ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है, लाल रंग की साड़ी में। और वो दोनों, मेरा मतलब है वो लड़की सूरज जी के बहुत करीब बैठी है। सूरज जी उसका हाथ पकड़े हुए हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मुझे लगा तुझे बता देना चाहिए। रिया की बातें ईशा के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरी। हाथ पकड़े हुए? नहीं रिया, तुम गलत देख रही हो। सूरज और किसी लड़की का हाथ? वो तो ब्रह्मचारी हैं, वो किसी लड़की को छूते तक नहीं। ईशा की आवाज कांप रही थी। देख ईशा, दोस्ती के नाते मेरा फर्ज था बताना, बाकी तेरी मर्जी। अगर यकीन नहीं आता तो खुद आकर देख ले। वो दोनों कैफे के कोने वाली टेबल पर हैं। रिया ने फोन काट दिया। ईशा के हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। कमरे में सन्नाटा छा गया था, लेकिन उसके दिमाग में तूफान चल रहा था। एक तरफ सूरज का वो पवित्र शांत चेहरा था, जिस पर उसने आंख मूंदकर भरोसा किया था। दूसरी तरफ रिया की आंखों देखी बात थी। नहीं, सूरज ऐसा नहीं कर सकते। वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मुझे खुद जाकर देखना होगा। मुझे इस शक को खत्म करना होगा, ईशा ने खुद से कहा। उसने अपनी चाबियां उठाईं, एक गहरा सांस लिया और घर से बाहर निकल गई। भाग 3, रॉयल प्लाजा का कैफे और जलता सच। दोपहर के 12 बज चुके थे। बाहर की गर्मी से ज्यादा ईशा के अंदर की तपिश बढ़ रही थी। जब वह रॉयल प्लाजा होटल के कांच के दरवाजों को धकेलकर अंदर घुसी, तो उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। कैफे के अंदर हल्की और मदहोश करने वाली संगीत की धुन बज रही थी। धीमी रोशनी थी। ईशा की नजरें पागलों की तरह हर टेबल को खंगालने लगीं। और फिर उसकी नजरें कैफे के उस कोने पर जाकर टिक गईं, जहां घने इंडोर प्लांट्स के पीछे एक टेबल लगी थी। वहां सूरज बैठा था, लेकिन वो अकेला नहीं था।
उसके ठीक सामने लाल शिफॉन की साड़ी में एक बेहद खूबसूरत लड़की बैठी थी, माया। माया की आंखें डबडबाई हुई थीं और सूरज बेहद व्याकुल दिख रहा था। ईशा के पैर वहीं जम गए जब उसने देखा कि सूरज ने टेबल पर आगे बढ़कर माया के दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम लिया था। वो बड़ी आत्मीयता से उसका हाथ सहला रहा था और उसके आंसू पहुंचने के लिए अपनी उंगलियों से उसके गाल को छुआ। ईशा को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। जो पति मुझे छूने से पहले मन्नत और ब्रह्मचर्य की दुहाई देता है, जो मेरे करीब आने पर मर्यादा की दीवार खड़ी कर देता है, वो आज भरी महफिल में किसी और औरत के आंसू पोंछ रहा है, उसका हाथ थामे बैठा है। ईशा का खून उबलने लगा। इतने सालों का भरोसा, वो त्याग, वो सब्र जो उसने इस रिश्ते को निभाने के लिए किया था, एक पल में ताश के पत्तों की तरह ढह गया। प्यार की जगह अब गहरे धोखे और अपमान के गुस्से ने ले ली थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वो भारी कदमों से उस टेबल की तरफ बढ़ी। हर कदम के साथ उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच रहा था। भाग 4। वो जोरदार तमाचा। सूरज माया को समझाने में इतना मशरूफ था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि ईशा उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गई है। सूरज! ईशा की आवाज में इतनी कड़वाहट और भारीपन था कि कैफे के संगीत के बीच भी वो गूंज उठी। सूरज ने जैसे ही ऊपर देखा, उसके होश उड़ गए। ईशा, तुम यहां? सूरज ने हड़बड़ाहट में माया का हाथ छोड़ दिया और खड़ा हो गया। क्यों? हैरान हो गए? विघ्न पड़ गया तुम्हारी इस पावन सभा में? ईशा की आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं। ईशा, मेरी बात सुनो। जो तुम देख रही हो वो वैसा नहीं है। यह माया है और मैं। सूरज ने हकलाते हुए समझाने की कोशिश की, लेकिन ईशा अब कुछ भी सुनने की स्थिति में नहीं थी। बरसों का दबा हुआ गुबार, ब्रह्मचर्य के नाम पर झेली गई दूरियां और आज का ये धोखा, सब मिलकर एक ज्वालामुखी बन चुके थे। चटाक! एक जोरदार तमाचे की आवाज पूरे कैफे में गूंज उठी। आसपास बैठे लोग चौंककर उनकी तरफ देखने लगे। वेटर अपनी जगह रुक गए। ईशा का हाथ हवा में था और सूरज का चेहरा एक तरफ झुका हुआ था। उसके गाल पर ईशा की उंगलियों के लाल निशान उभर आए थे। सूरज की आंखों में सदमा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ईशा उस पर हाथ उठाएगी। शर्म नहीं आई तुम्हें सूरज? ईशा चीखी, उसकी आवाज कांप रही थी। तुमने मुझे धोखा दिया। घर पर पति ब्रह्मचारी बनने का ढोंग करते हो, मर्यादा और मन्नत के खोखले प्रवचन देते हो, और यहाँ पीठ पीछे इस लड़की के साथ इस घिनौने रूप को छुपाने के लिए तुमने उस पवित्र शब्द का इस्तेमाल किया। ईशा, शांत हो जाओ, सब देख रहे हैं। मेरी एक बात तो सुन लो। सूरज ने अपने गाल पर हाथ रखते हुए दर्द और मिन्नत भरी आवाज में कहा। अब कुछ सुनने को बाकी नहीं रहा। तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ चुकी है। जिस मर्यादा का ढोल तुम रोज घर में पीटते हो, आज उसे तुमने खुद अपने हाथों से तार तार कर दिया है। मुझे तुमसे नफरत हो गई है सूरज। ईशा ने रोते हुए अपनी शादी की अंगूठी निकाली और टेबल पर फेंक दी। वो पीछे मुड़ी और तेजी से कैफे से बाहर भाग गई। ईशा, रुको, मेरी बात सुनो। सूरज ने उसके पीछे भागने की कोशिश की, लेकिन माया ने उसका हाथ पकड़ लिया। सूरज, मत जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। छोड़ो मुझे माया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। सूरज ने अपना हाथ छुड़ाया और बदहवास सा कैफे से बाहर निकला, लेकिन तब तक ईशा एक ऑटो में बैठकर जा चुकी थी। भाग 5। सन्नाटा और सच का खुलासा। घर पहुंचकर ईशा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। वो फूट फूट कर रो रही थी। उसे अपनी ही तकदीर पर रोना आ रहा था। उसने जिस इंसान को भगवान की तरह पूजा, उसने उसे सबसे बड़ा घाव दिया था। शाम के ढलते ही घर का दरवाजा खुला। सूरज भारी कदमों से अंदर आया। उसने देखा कि कमरे का दरवाजा बंद था। उसने धीरे से दस्तक दी। ईशा, प्लीज दरवाजा खोलो। तुम मुझे जो सजा देना चाहती हो दे दो, लेकिन सच जाने बिना मुझे गुनहगार मत ठहराओ। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। सूरज वहीं दरवाजे के सहारे फर्श पर बैठ गया। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। ईशा, तुम सोचती हो ना कि मैं ब्रह्मचारी होने का नाटक करता हूं? तुम सोचती हो कि मेरा झुकाव माया की तरफ है? काश तुम सच जान पाती। माया मेरी सगी बड़ी बहन की बेटी है, यानी मेरी भांजी, लेकिन वह नाजायज संतान है। कमरे के अंदर रोती हुई ईशा के कान इस बात पर ठिठक गए। रोना बंद कर उसने अपनी सांसें रोक लीं। सूरज बाहर से बोलता रहा, सालों पहले मेरी दीदी ने परिवार के खिलाफ जाकर एक गलत इंसान से प्यार किया था। उस इंसान ने दीदी को धोखा दिया जब माया पैदा होने वाली थी। दीदी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाईं और उन्होंने सुसाइड कर लिया। मरते वक्त उन्होंने मुझसे कसम ली थी कि मैं माया को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा
और जब तक माया की जिंदगी संवर नहीं जाती, उसकी शादी एक अच्छे घर में नहीं हो जाती, तब तक मैं अपने जीवन में किसी सांसारिक सुख या वैवाहिक सुख का आनंद नहीं लूंगा। मैंने दीदी की जलती चिता पर हाथ रखकर ये ब्रह्मचर्य की मन्नत ली थी। ईशा। कमरे का ताला धीरे से खुला। ईशा दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और चेहरे पर गुस्से की जगह अब गहरा सदमा और पछतावा था। क्या कहा तुमने? ईशा की आवाज बमुश्किल निकल पाई। सूरज ने उठकर उसकी तरफ देखा। हाँ ईशा, माया को हमारे रूढ़िवादी परिवार ने कभी नहीं अपनाया। मैं छुपकर उसका खर्च उठाता हूँ। आज वो बहुत बड़ी मुसीबत में थी। उसका जो मंगेतर है वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था और उसके चरित्र पर कीचड़ उछाल रहा था। वो टूट चुकी थी। वो रो रही थी, इसीलिए मैं एक मामा होने के नाते उसका ढांढस बंधा रहा था, उसका हाथ पकड़कर उसे हिम्मत दे रहा था। मेरा ब्रह्मचर्य कोई ढोंग नहीं है ईशा, वो मेरी मृत बहन को दिया हुआ वचन है। भाग 6। पछतावे के आंसू और एक नई शुरुआत। ईशा को ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर आसमान टूट पड़ा हो। उसने क्या कर दिया था? बिना सच जाने अपने ही पति पर इतना बड़ा लांछन लगा दिया। भरी महफिल में उस पर हाथ उठा दिया। वो घुटनों के बल फर्श पर बैठ गई और अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। मुझे माफ कर दो सूरज, मुझे माफ कर दो। मैंने गुस्से में अंधा होकर तुम पर इतना बड़ा शक किया। मैंने तुम पर हाथ उठाया। मैं कितनी बुरी पत्नी हूँ। सूरज घुटनों के बल उसके सामने बैठा। उसने इस बार बिना किसी हिचकिचाहट के ईशा के हाथों को अपने हाथों में लिया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि केवल प्यार और करुणा थी। गलती तुम्हारी नहीं है ईशा, गलती मेरी थी। मुझे ये सच तुमसे बहुत पहले साझा कर लेना चाहिए था। एक पत्नी का अपनी पति पर पूरा अधिकार होता है। मैंने तुम्हें सच न बताकर तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया था। तुम्हारे शक का होना स्वाभाविक था, सूरज ने बेहद शांत आवाज में कहा। ईशा ने रोते हुए सूरज को गले से लगा लिया। आज पहली बार सूरज ने भी अपनी मर्यादा और मन्नत के बंधनों से परे जाकर अपनी पत्नी को पूरी शिद्दत से अपनी बाहों में भींच लिया। ये आलिंगन शारीरिक नहीं, बल्कि दो आत्माओं का मिलन था, जहां सारे शक, सारे गिले शिकवे पिघलकर बह गए थे। मैं इस मन्नत को पूरा करने में तुम्हारा साथ दूंगी सूरज, ईशा ने उसके सीने पर सिर रखकर कहा। हम दोनों मिलकर माया की जिंदगी संवारेंगे, और जब वो खुश हो जाएगी तब हमारे इस पति ब्रह्मचारी का व्रत भी पूरा हो जाएगा। मई की वो तपती दोपहर अब एक ठंडी, सुकून भरी शाम में बदल चुकी थी। थप्पड़ की उस कड़वाहट ने आखिरकार उनके रिश्ते को एक ऐसी मिठास दे दी थी जो अब कभी कम नहीं होने वाली थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और एक नए कल की ओर कदम बढ़ा दिए।